दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंडियन ज्योग्राफी में हम कवर करने जा रहे हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट 2019 में आई है और इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि जो चीजें आप नहीं जानते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपने नहीं सुना होगा चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में आप कहोगे सर पुराना डेटा क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा शायद आपको ये बात ना पता हो कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है हर 2 साल पे आती है। हर साल ये रिपोर्ट नहीं आता है। जिस तरह से आपने जनसंख्या के आंकड़े देखा होगा, पॉपुलेशन के आंकड़े जो होते हैं वो हर 10 साल पे आते हैं। जैसे 2011 में आया था, अब अगला आंकड़ा जो है वो 2021 में आने वाला है। ठीक है, तो 10 साल के लिए वैलिड होता है। उसी तरह से ये वन स्थिति रिपोर्ट जो है इसके आंकड़े 2 साल के लिए जो है निश्चित होते हैं। 2017 में इसके पहले आंकड़ा आया था, वो 15वीं रिपोर्ट थी। इस बार आपकी 16वीं रिपोर्ट आई हुई है 2019 में। वो भी 2019 में दिसंबर में जाकर के रिपोर्ट आई, तो इसको याद रखेगा। अब अगली रिपोर्ट जो है 2 साल बाद आएगी, तो उसको भी आप याद करके चले, यानी 2021 के समथिंग लास्ट में, हो सकता है 2022 में आपका रिपोर्ट आए। 2 साल का आंकड़ा ही जारी होता है, तो इसको याद रखेगा। इस वन स्थिति रिपोर्ट में कुछ नई चीजों को भी शामिल किया गया। जैसे उसमें शामिल किया गया चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण के बारे में। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है, किस टाइप का क्लासिफिकेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, शायद आप इसके बारे में ना जानते हो। ठीक है, इसको RFA बोला जाता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, के बारे में भी बताऊंगा। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, या कहां पर वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, या कहां पर परसेंटेज में वृद्धि हुआ, प्रतिशत वृद्धि कहां पर हुआ है, वो सभी बताऊंगा। ठीक है, अलग अलग। आगे देखिए अरब देश में मैग्रो वनस्पतियों में कितना विस्तार हुआ है वो भी बात करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। और इस बार जो स्पेशल रिपोर्ट में बांस क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, तो बांस क्षेत्र के बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज और बता दूंगा, ये आंकड़ा एक चीज के लिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सैटेलाइट से आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। तो याद रखेगा, रिसोर्स सेट 2 का नाम सुना होगा, और उसके माध्यम से ये चीजें जो है ली गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये एक बात और याद रखिए, प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन आ गया है स्टडी 91 के नाम से, तो जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बेहतरीन तरीके से आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ब्लॉग मिल जाएगा, करंट अफेयर के बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम वाइज वीडियोज मिल जाएगा, ताकि आपको अपने एग्जाम में पढ़ाई करने में काफी आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक चीज और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, और बकायदा डिजिटल क्लास है पूरी तरह से, ताकि आप सब कुछ देख सकते हैं। आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। एक एक आंकड़े आपको याद रखना है क्योंकि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा है पहला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है। थोड़ा सा हटके, सिलेबस से हटके, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, तो लगे हाथ उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न अगर पूछता है कि भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? डेट्रिच। क्या नाम है? डेट्रिच। ट्री माने क्या होता है? पेड़। ट्री माने क्या होता है? पेड़। और वानिकी यहां पर दिया है, तो आप देखिए इनके नाम में भी ट्री छिपा हुआ है, तो याद रखेगा डेट्रिच। डेट्रिच याद रहेगा कि नहीं? अगर भूल भी जाएगा तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा ये बात। ठीक है, तो याद रखेगा डेट्रिच ब्रैंडिस। क्या नाम है? पूरा नाम है डेट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, को कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रहा है, ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति ये कब प्रकाशित की गई थी? भाई इस समय 16वीं रिपोर्ट आ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुआ है? तो याद रखें दोस्तों, 1894 में पहली बार जो है ये राष्ट्रीय वन नीति जो है प्रस्तुत किया गया था। उस समय अंग्रेजों का शासन था, 1894, याद है ना? उसको याद रखेगा। विवेकानंद जी उस समय थे, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष कौन सा है? जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 के बाद राष्ट्रीय वन नीति कौन सा माना जाता है? तो याद रखिए 1952। कब? 1952, याद रहेगा आपको 1952, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी समय एनडीसी की भी स्थापना हुआ था। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का नाम सुना होगा, योजना आयोग वगैरह भी बनकर तैयार हो गया था, उसी के लिए जो है एनडीसी की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए 1952 काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपके लिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है, और ये द्विवार्षिक वाला सर्वेक्षण जो है ये कब से आया है? तो ये आया है 1987 से। तो आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट पीरियड है जो आपको याद रखना है। पहला है, पहली बार अंग्रेजों के समय में भारतीय
वन नीति कब आया था? तो 1894 में आया था। देश की आजादी के बाद कब आया? तो याद रखिए 1952 में आया। और ये द्विवार्षिक जो रिपोर्ट आता है, ये रिपोर्ट कब से आया? तो याद रखिए 1987 से हर 2 साल पे ये वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है, ताकि यह आंकड़ा सामने आ सके कि वनों में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक तथ्य आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। देखिए आगे बता रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। तो यह भी एक प्रश्न पूछता है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन ये कार्य किया जाता है? तो याद रखिए पर्यावरण, वन, यहां पर्यावरण और वन के बीच में कॉमा होना चाहिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। क्या नाम है? भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसे इंग्लिश में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का नाम दिया जाता है। उसके द्वारा यह वन स्थिति रिपोर्ट तैयार किया जाता है। हर 2 वर्ष पर इसको जारी किया जाता है। इसके पहले 2017 में आया था आंकड़ा, और अब 2019 में यह आंकड़ा आया है। शॉर्टकट में इसको ISFR बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसको याद रखें, 2019 का यह आंकड़ा जारी किया जा चुका है। तो एक पॉइंट और भी याद रखेगा, 1987 के बाद से हर 2 साल पर यह आंकड़ा जारी किया जाता है। इस बार 16वीं रिपोर्ट है। बार बार मैं बोल रहा हूं आपसे, इस बार कौन सी रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है, तो इसको आप याद रखेगा। करा इसमें वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह सैटेलाइट, जिसका नाम था रिसोर्स सेट 2, क्या नाम था? रिसोर्स सेट 2 का भी इस्तेमाल किया गया है इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए। मतलब इस बार बड़ी हाईटेक तरीके से यहां पर जो है आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। वो जो आंकड़ों का संकलन हुआ है वो सैटेलाइट के माध्यम से, वो सैटेलाइट का नाम भी याद रखेगा, रिसोर्स सेट 2, याद रहेगा ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीजों पर बातचीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बता रहा है कि इस रिपोर्ट में, ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। यानी बहुत ही बड़े लेवल पे आंकड़ा को प्रस्तुत किया गया है, ताकि हमारे पास जो है सबसे शुद्ध और सटीक आंकड़ों की जानकारी हो पाए। ठीक है, तो याद रखेगा 2200 अलग अलग स्थानों से जाकर के आंकड़ों को लेना, सैटेलाइट का इस्तेमाल करना, नए नए क्लासिफिकेशंस को लेकर आना। यानी यह बात बताता है कि हम इसको लेकर के क्या है, अलर्ट थे कि नहीं इस समय हमारे देश में वन की स्थिति रियल में क्या है, वो चीजें हम जान पाए। तो काफी अच्छा आंकड़ा है, इसको ध्यान दीजिएगा। वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नाम का एक नया अध्याय भी जोड़ा गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यह प्रश्न अलग से ही आपसे पूछ सकता है कि भाई इस बार के वन स्थिति रिपोर्ट में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया। एक प्रश्न बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो आप याद रखिए उसका नाम क्या है, वनों के प्रकार एवं जैव विविधता। जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी का नाम दिया जाता है। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है? हजारों बार आपको बता चुका हूं, अब तो मुझे नहीं लगता है कि आप भूलोगे उसको। ठीक है, तो याद रखिए जहां पर पादप पशु पक्षियों के अनेक प्रजातियां पाई जाता हो, वहां पाई जाती हो, उसको क्या कहा जाता है? जैव विविधता का क्षेत्र कहा जाता है या बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा। करा इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनको चैंपियन एवं सेट वर्गीकरण के आधार पर उनका आकलन किया गया। ये जो अभी हम स्टार्टिंग में बता रहे थे कि चैंपियन एंड सेट वर्गीकरण क्या है, तो याद रखिए पौधों की अलग अलग जो प्रजातियां हैं, 16 अन्य प्रजातियां, उनको आकलन का एक वर्गीकरण का तरीका, उनके आकलन करने का वर्गीकरण का एक तरीका है, तो इसको आप याद रखेगा। चलिए अब मुख्य बात यह है दोस्तों कि आंकड़ा क्या कहता है। आंकड़ा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी परीक्षा होते हैं उसमें यहां से प्रश्न जरूर आते हैं। तो मैं बता रहा हूं ये मास्टर वीडियो एक तरह से, आप इसको मास्टर वीडियो मान सकते हैं, क्योंकि इस एक वीडियो पर आपके परीक्षा में निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न तो आते ही आते हैं। और मैं यहां पर सारा पॉइंट जो है कवर करा रहा हूं, ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप याद कितना करते हो। सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा है भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण कौन सा रहा है वर्ष, तो वर्ष 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने किया था। उनका नाम था जिन्होंने सबसे पहले वनस्पतियों का क्या किया, वर्गीकरण किया। ठीक है, उनका नाम क्या था, हैरी जॉर्ज चैंपियन। ठीक है, एक चीज और याद रखें, 1936 में पहली बार भारत में, आपने नाम सुना होगा हेली नेशनल पार्क का, उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो वो भी आप याद रखेगा 1936 का ही वर्ष था, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपी स्वरूप पर आधारित था। क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया था। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उन्हें 221 छोटे छोटे सब जो है
उप वर्गों में जो विभाजित किया गया था। तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है। तो आप समझिए कि बड़े डिटेल में जाकर इन आंकड़ों को प्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने। चलिए अब मेन रिपोर्ट के ऊपर आते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट आपसे बड़ा कुछ कहती है, तो बहुत ध्यान से आप चीजों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे पहला पॉइंट दे रहा है दोस्तों, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपके लिए एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा याद कर पाना ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। वैसे तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, बट इसको आप मोटी मोटा जो है 8 लाख वर्ग किलोमीटर आप याद कर सकते हैं, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। तो 24.56 आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल वाला परसेंटेज आपसे पूछता है। सीधे फिर ऐसे समझो, पूरे भारत में, पूरा भारत का अगर क्षेत्रफल बात करें तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग, ऐसा बोला करो, हमेशा एग्जैक्ट आंकड़े पर बात किया करो, ठीक है। तो 32 लाख में से 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये वन फैला हुआ है, यानी देखा जाए तो 8 चौका 32, लगभग 25% के आसपास आप आ रहे हो, ठीक है। तो उसी से आप आंकड़ा निकाल लो 24.56। अगर गलती से स्किप कर जाता है तो याद रखिए 2 4, 2 दूना के 4 और उसके बाद 5 6 याद रखेगा, ठीक है। तो 24.56% ये कुल क्षेत्रफल का ये इतना जो है क्षेत्र पर क्या है, वन है। हमारे देश में इतने क्षेत्र पर क्या है, वन है या वनाच्छादन है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेगा, कह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण। देखिए यहां पर 3 शब्द हैं, वन और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, और यहां पर वनावरण, ये वनावरण अलग है, सुनिएगा। कह रहा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण जो कितना है, तो याद रखिए 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7 लाख। आप परीक्षा में ध्यान दीजिए कि परीक्षा में क्या पूछा है। परीक्षा में पूछता वनावरण कितना है, तो उत्तर ये रहेगा। परीक्षा में पूछता है कि वन और आच्छादित वृक्ष कितने हैं, तो याद रखिएगा वो आ जाएगा ये वाला आंकड़ा, यानी 8 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आप याद रखे चलिएगा। यहाँ 24.56 है, जबकि यहां पर 21.67 है। तो यहां देखिए 5 6, यहां पे 6 7, 5 6 6 7, याद रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है। वृक्षावरण तीन चीजें हैं, और इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है कि एग्जाम के दृष्टि से क्यों नहीं इन पॉइंट पर क्लियर कराया जाता, लेकिन ये है, याद रखें। गलतियां क्या होती है, आपने समझते हो कि बस एक ही आंकड़ा, यहां पर देखिए 3% है। एक परसेंटेज है 24.56, दूसरा है 21.67, तीसरा है कितना है, ये 8 9, फिर है 2.89। तो याद रखिए, तो यहां पर 8 9 वाला जो ये वृक्षावरण है, ये केवल 95,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89 है, ठीक है। अगर आपसे वन और आच्छादित वन पूछे तो क्या बताएंगे, 24.56 बताएंगे। अगर आपसे वृक्षावरण पूछे तो क्या बताएंगे, 21.67 बताएंगे। तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा, अगर याद रख सकते हैं तो आपके लिए फायदा है। आगे देखिए, करा वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ। अब क्या करता है ना, वो आपसे परीक्षा में थोड़ा सा और कठिन बनाने के लिए आपसे वृद्धि पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि 2019 का आंकड़ा आपने रट लिया, इसको आपने रट लिया, ये वो जानता है, ठीक है। लेकिन वो आपसे ये ना पूछ करके क्या, अच्छा एक चीज और याद रखिए, यहां पर आप 5 6 6 7 8 9, अगर आपने इतना भी अपने दिमाग में रखा कि सीरियल था, कुछ तो था, सीरियल था, तो परीक्षा में आप जो है तो भी कर ले जाओगे, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन देता है वो सटीक ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। तो वैसे भी आप कर ले जाओगे, यानी 5 6 भी याद कर लिया, 6 7 और 8 9 याद कर लिया, तो आप वैसे भी सही कर जाओ। लेकिन यहां पर कभी कभी क्या करता है, वो वृद्धि पूछ देता है। वृद्धि माने क्या, यानी 2017 में इतना था, 2019 में इतना हुआ, तो कितने की वृद्धि, कितने की वृद्धि आपसे पूछ लेता है। तो लिख रहा वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, तो याद रखें 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में देखेंगे तो 0.56% की वृद्धि हुई है, ठीक है। दूसरा दे रहा वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में कितना हुआ है, तो 1212, यानी 1,212 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, 1.29%। और वनावरण वृक्षावरण, ठीक है, ये कितना है, तो 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी 10.56%। ये देखिए वनावरण और वन क्षेत्रफल क्या है, पहला वाला है वनावरण और वन क्षेत्रफल। तो याद रखिए, इस तरह से आपको लेके एक एक पॉइंट चलना है, अलग अलग पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घबराइए मत, अभी आगे और आपको रियल आंकड़े दिखाते हैं तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। लिख रहा है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, ध्यान दीजिए,
सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से? सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में? सबसे ज्यादा वन। और क्षेत्रफल के मामले में पूछ रहा है। क्षेत्रफल माने जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है तो सबसे बड़ा वन किसके पास है? तो याद रखिए सबसे बड़ा वन है मध्य प्रदेश के पास। क्यों? अरे यार इसी को वनों का देश कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है, नदियों का प्रदेश, पहाड़ों का प्रदेश, सब इसी को कहा जाता है। सबसे ज्यादा नदियां भी यही हैं, सबसे ज्यादा पहाड़ भी यहीं पे है, सबसे ज्यादा वन भी यहीं पे, तीनों में आगे है। तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। कितना? 77,000, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है ये वन फैला हुआ। दूसरे नंबर पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। वैसे अगर डेंसिटी के मामले की बात की जाए, यानी जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर आता है। पूरे देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ईटानगर इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वन यहां पर आता है। मध्य प्रदेश पहले पर, अरुणाचल दूसरे पर। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है कौन? उत्तराखंड। बिहार से अलग हुआ है झारखंड। उसी तरह से सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो याद रखिए मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, तो छत्तीसगढ़ भी तीसरे नंबर पर, ठीक है। लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है वन फैला हुआ है। तो ये है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल का आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा जो आपको याद रखना है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां पर है? देखिए क्षेत्रफल अलग है, परसेंटेज अलग है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे, जैसे कोई छोटा राज्य है लेकिन उसके ज्यादा क्षेत्र पर वन है, तो उसके आधार पर बात हो रही है, ठीक है। तो याद रखें मिजोरम नंबर 1 पर आ जाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। कहां पर है? आइजोल। ये मेघालय के बिल्कुल पास में है मिजोरम। तो याद रखें 85% क्षेत्रफल जो है वन फैला हुआ है मिजोरम में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश यहां भी था, अरुणाचल प्रदेश यहां भी है, क्योंकि तीसरे नंबर पे कौन सा है? मेघालय। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो गया तो तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा पे चलते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। कहां, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा नए संख्या में वृद्धि किया, मतलब नए नए वन लगाकर अपने आप को आगे लाए? सबसे ज्यादा वृद्धि करने में कहां पर है? जो सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। पहले वाले में बात किया कि अभी सबसे ज्यादा वन किसके पास है। दूसरे वाले में बात किया कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन किसके पास है। भाई राज्य छोटा हो, लेकिन छोड़िए कि अगर मैं पूरे मिजोरम की बात कर दूं तो जितना बड़ा मिजोरम उसके 85% पे खाली वन है। आप समझो कितना बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसी तरह से यहां पर क्या कर रहा है? ये वृद्धि की बात कर रहा है। किसने वृद्धि किया? तो वृद्धि करने पर कर्नाटक का नंबर 1 स्थान आ गया। कर्नाटक पहले पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है और केरल तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो दक्षिण भारतीय राज्य आजकल वनावरण में वृद्धि करने में नंबर 1 पर बन गए हैं। नंबर 1, 2, 3 तीनों याद रखेगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और क्या हो जाएगा आपका? केरल। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तीनों याद रखेगा। तीनों आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, अगला पॉइंट। अब तीनों पॉइंट मैंने एक साथ कर दिया, ध्यान से देखिए। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से अलग हुआ है क्या? छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले कौन से हो जाएंगे? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, वहीं पर मासीदाम चेरापूंजी है, तो उसको भी आप याद रखेगा, मेघालय, ठीक है, वो याद रखेगा, यहां पर है। और तीसरे नंबर पे वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले कर्नाटक है, दूसरा आंध्र है, तीसरा केरल है। तीनों को आप याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एकदम नए नए डेटा हैं। आगे दोस्तों बांस क्षेत्र, बांस क्षेत्र के बारे में जान लीजिए। नया आंकड़ा है, करा है ISFR 2017 की तुलना में। अगर हम 2017 में जो रिपोर्ट आया था वन स्थिति रिपोर्ट, अगर उससे हम तुलना करें तो कुल बांस भूमि में 3229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। इतना कि केवल वृद्धि दर्ज हुई है, यानी अच्छा खासा वृद्धि हुआ है। मैग्रो वनों की बात कर ले, यही पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछेगा, यही पॉइंट परीक्षा में पूछेगा। मैग्रो वनों की बात कर लें, मैग्रो वनों का नाम तो सुना होगा, ज्वारी वन जहां पे होते हैं वहां पर मैग्रो का विस्तार होता है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा वगैरह हो गया, वहां पर मैग्रो हैं। तो कह रहा है कि मैग्रो वनस्पतियां देश में जो है अगर 2017 के आकलन में तुलना करें तो 54 वर्ग किलोमीटर की इनकी वृद्धि हुई है। तो आप इसको भी याद रखिए। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो
कितना दिया है, इतना नहीं याद रहता है, 1.10%। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें और पिछले चीजों से तुलना करें तो लगभग 550 वर्ग किलोमीटर, एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो आपसे यहीं से कुछ घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगर इस वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो ध्यान दीजिए, आगे बता रहा है उत्तर पूर्व क्षेत्र की स्थिति, यानी पूर्वोत्तर भारत, वैसे भी वहां पर वन ही वन है, ढेर सारे वन है। ठीक है, तो याद रखेगा वहां की स्थिति बता रहा है। कह रहा उत्तर पूर्व क्षेत्र में कुल वनावरण 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है। पूरा उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, वहां पर 1,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है, वन फैला हुआ, जो कि संपूर्ण मतलब जितना भी हमारा वन क्षेत्र है उसका 65% तो खाली पूर्वोत्तर भारत में फैला हुआ है। ठीक है, कह रहा वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण 765 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि है, सॉरी वृद्धि नहीं, इस बार कमी दर्ज की गई है। याद रखिए वृद्धि कहां पे दर्ज की गई है, साउथ इंडिया में, नीचे कर्नाटक नंबर 1 पर, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर और केरल नंबर 3 पर। साउथ इंडिया में इस बार वृद्धि दर्ज की गई, नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, हर बार पूर्वोत्तर भारत में वृद्धि होती थी। इस बार पूर्वोत्तर भारत में कमी आई है 0.45% का। याद रखें झूम खेती वगैरह बहुत फेमस है यहाँ पे, तो जब वनों को काटेंगे तो जाहिर सी बात है वनों में कमी आएगा ही आएगा। 765, आप उल्टा देखिए 567 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 765 याद रखेगा। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो मैं बोल दूंगा ना तो एग्जाम टाइम में आपको वहां पर क्लिक आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। लिख रहा असम और त्रिपुरा को छोड़ करके बाकी जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन सभी में कमी दर्ज की गई है। सोचिए सबसे ज्यादा मिजोरम में है, मेघालय में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अरे भाई मिजोरम में परसेंटेज अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप याद रखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, वहां कमी दर्ज की गई। अगर हम 2017 वाली से तुलना करें तो कमी आई है। केवल असम और त्रिपुरा दो ही ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव रिस्पांस मिले, नहीं तो बाकी हर जगह निगेटिव आया है, कमी आई है। लिख रहा ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रितता, अगर हम ईंधन की लकड़ियों की बात कर दें तो उसके ऊपर आश्रित कितने राज्य हैं उसके आधार बात करें तो आप इन आंकड़ों को देख करके अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि अगर परीक्षा में आंकड़े पूछ लिया जाए तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, गलत ही करके आएंगे। क्यों, ध्यान उनका नहीं जाता और जब तुक्का मारेंगे तुक्का 100% यहां पे गलत हो जाएगा। सुनिए, लिख रहा है वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है, जो सबसे ज्यादा डेवलप है, कौन सा, महाराष्ट्र। सोचो सोचो सोचो, क्या आप अपने तुक्के में इसको कर सकते थे? अगर बिहार ऑप्शन दे देता तो ज्यादातर लोग बिहार कर देते। ठीक है, तो याद रखिए जबकि बिहार में वनों की प्रतिशतता बहुत कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भी कम है। करा वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। करा चारा, इमारती लकड़ियां और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। दोनों स्पेशल आंकड़े आप याद रखेगा, एक नोट भी दे रहा है उस नोट को भी याद रखिए। भारत के कुल वनावरण का 21.40% क्षेत्र वनों में लगने वाली आग से प्रभावित है। ठीक है, वनों में लगने वाली आग से प्रभावित है। वनों में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावानल। क्या कहा जाता है, दावानल, तो उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो आरएफए की बात कर रहे हैं वो आरएफए क्या है, करा आरएफए पद का उपयोग एक ऐसी भूमि के लिए किया जाता है जिन्हें किसी सरकारी अधिनियम या किसी नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया। मान लीजिए कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर पेड़ पौधे थे लेकिन उनको वनों की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, तो सरकार क्या कर सकती है, कोई नियम बना करके कोई अधिसूचना जारी करके या फिर कुछ परिवर्तन करके अधिनियम में क्या कर सकती, किसी भी क्षेत्र के वन को वन क्षेत्र घोषित कर सकती है। क्योंकि जब तक वन क्षेत्र नहीं घोषित करेगी तब तक वनों के क्षेत्रफल में उसको काउंट नहीं किया जाएगा, जब जोड़ा जाता है तो काउंट नहीं किया जाता है। तो कह रहा है कि वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो उसे सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया हो। जाहिर सी बात है जब उसको अधिसूचित कर दिया जाएगा तो उसको सरकारी रिकॉर्ड में वन मान लिया जाएगा। कह रहा है ISFR 2019 में आर्द्र भूमियों को भी आरएफए के तौर पर शामिल किया गया। अभी दोस्तों इसके ठीक पहले मैंने रामसर समझौते के अनुसार भारत में कुल 37 आर्द्र भूमियां थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें से 10 आर्द्र भूमियां अभी इस बार जो शामिल की गई, जनवरी 2020 में ही शामिल की गई, जिसमें से एक महाराष्ट्र में थी, 3 पंजाब में था और 6 उत्तर प्रदेश में था, जिसको आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया। 27 पहले के थे, 10 बढ़ने की वजह से 37 हो गए हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा।
और ये रामसर समझौता क्या था, तो मैंने बताया था ईरान में एक शहर का नाम है रामसर, वहीं पर सबसे पहले समझौता हुआ था, इसीलिए इसका नाम रामसर समझौता रख दिया गया। ठीक है, तो उन सब तथ्यों को याद रखेगा। इस बार क्या किया गया, इसके पहले तक आर्द्र भूमियों को, नम भूमियों को जो है आरएफए के आरएफए कर रहा हूं, हाँ आरएफए के तहत नहीं काउंट किया जाता था, लेकिन अब अगर आरएफए के तहत काउंट किया जाएगा तो वन क्षेत्र में इनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, करा भारत में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में 330 वर्ग किलोमीटर की क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, अगर हम आरएफए की बात करें तो उसमें भी कमी आई है। उसका आप उत्तर देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि कटाई बहुत ज्यादा हुआ होगा वनों का, तभी ये कमी देखने को मिली है। सोचिए 2 साल में ये डेटा आ रहा है, उसके बाद भी कमी आ रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ा मैटर है। करा भारत में 62,466 आर्द्र भूमियां देश के आरएफए क्षेत्र के लगभग 3.83 क्षेत्र को कवर करती हैं। तो इस आंकड़े को भी आप याद रखिए। करा अगर आर्द्र क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा आर्द्र क्षेत्र कहां पर है, गुजरात में है। आपने कच्छ के रण का नाम सुना होगा, वो भी आर्द्र क्षेत्र में आता है। तो सबसे ज्यादा आर्द्र क्षेत्र कहां पर है, गुजरात में है। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, क्योंकि वहीं पर मैग्रो वन वगैरह है, इसलिए जो है पश्चिम बंगाल आता है। तो ये 2 राज्य हैं जहां की ज्यादातर भूमियां या आर्द्र भूमियां वो आरएफए के अंतर्गत शामिल कर ली गई हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, इससे ज्यादा तथ्य कुछ नहीं था इस टॉपिक में, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलने वाले हैं। ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया, यही 1-2 टॉपिक थे जो मैं नहीं पढ़ाया था, सोचा बाद में पढ़ाऊंगा, फिर सोचा जो चीजें मैं सोचता हूं कि बाद में पढ़ाऊंगा शायद उससे मैं जल्दी पढ़ा नहीं पाता हूं, काफी टाइम लग जाता है। मैंने कहा क्यों ना इसको पढ़ा करके तब आगे बढ़ा जाए। और अब जो बड़े बड़े चैप्टर थे वो आपके कवर हो गए इंडियन ज्योग्राफी में, अब छोटे छोटे टॉपिक हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये जल्दी कवर हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।